सीधा करते हुए गर्दन को सीधा करें, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए और मेरे साथ उच्चारण करें। ओम। 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 ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे के समीप लेके आए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। हाँ जी, प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ इस वर्ष जेआरएफ नेट योगा साइंस पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ इस वर्ष जेआरएफ योगा साइंस नेट पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, आपको मेरी आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है? मतलब वीडियो क्लियर है आपको? जी मैम, क्लियर है। हाँ जी। तो अभी 1-2 मिनट और वेट करते हैं। आज का लेक्चर सच्ची में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा, हाँ आज सच्ची में बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। तो जो कोई ऐड, अभी तक जो कोई ऐड नहीं हुआ ना, उनको एक बार इन्फॉर्म कर दो कि आप हो जाओ ऐड, है ना। इसके अंदर हम थोड़ा सा एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ी एक दूसरे से कुछ चीज़ें समझेंगे, और वो रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे यूट्यूब पे तो उस पर इतना खास मजा नहीं आने वाला। आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? नहीं मैम, कोई क्लियर है मैम अच्छा, आपकी आवाज। ओके ओके ओके। हाँ, सिर्फ 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। चलो, क्या था हमारा टॉपिक? हमने लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में स्टडी किया था कल। हमने मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में अच्छे से समझा है ना। आज हम रिफ्लेक्टिव लेवल करेंगे। और मैं आपको क्या बताऊं, देखो, ये आप पहले इतना समझो कि मेमोरी लेवल पेपर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पेपर, मेमोरी लेवल किसके लिए होता है? स्मॉल बच्चों के लिए, है ना, प्राइमरी क्लासेस के लिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल अपर क्लासेस के लिए, थोड़ी सेकेंडरी लेवल पे जो क्लासेस होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल उससे अपर, लाइक ग्रेजुएशन के लिए, या फिर +1 +2 में भी हम सारे साइंस एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन देखते हैं, तो वहाँ के लिए हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल करते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल तो लाइफ टाइम चलता रहता है कि आप कुछ ना कुछ स्किल्स के अंदर आप अपने ऐड करते रहोगे, ठीक है। ये सिर्फ था पेपर के पॉइंट से। आज मैं पहले आपको एक बार रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम रिफ्लेक्टिव लेवल को, अंडरस्टैंडिंग को और मेमोरी को, इन तीनों लेवल को हम अपने पेपर सेकंड के अंदर, है ना, पेपर सेकंड आपका योगा साइंस, योगा के जितने भी सब्जेक्ट हैं। देखो क्या होता है, हमारे जो योगा के सब्जेक्ट है, जो बच्चे अभी अभी नए होंगे ना, साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जो फर्स्ट ईयर के अंदर होंगे, या जिनका बैकग्राउंड योग से ना भी रहा हो या योग के अंदर भी हो, थ्योरी तो वो आके अभी यहाँ आके पढ़ रहे हैं ना थ्योरी। और कई बार क्या होता है कि थ्योरी पोर्शन हमें बहुत ये लगता है बोरिंग, या मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है उस थ्योरी पोर्शन के अंदर, है ना। जैसे कोई हमें समाधि के बारे में बता रहा है, ठीक है, या आत्मा परमात्मा, मतलब जिन चीजों को हमने देखा नहीं है, उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज को किसी और को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि आप जो योग के बैकग्राउंड से नहीं, आप अपने पेरेंट्स को या अपने पड़ोस में किसी को क्या बताओगे कि समाधि क्या होती है? किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे उस चीज को, है ना। तो आज हम वही चीज करेंगे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल को कहाँ पे अप्लाई करना सीखेंगे? योगा साइंस के अंदर, ठीक है, हमारे टॉपिक्स के अंदर। किस तरीके से हमें अपने टॉपिक को मेमोरी लेवल पे काम करना है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करना है, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम करना है, थ्योरी वाली कंसेप्ट को
आसनों पे तो हम करते ही है, लेकिन आज हम करेंगे थ्योरी वाले कंसेप्ट को हम किस तरीके से मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल अपने पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना आज क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन हम लास्ट में करेंगे। लास्ट में क्या, एक बार रिफ्लेक्टिव लेवल में आपको थ्योरी करवा दूं रिफ्लेक्टिव लेवल की, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगी, आप मेरे को जवाब देना। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सभी को बताना मेरे को एक बार स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है आपको। लेवल, मेमोरी लेवल हमने कल किया था, एक बार ऊपर पर देख लेते हैं कि मेमोरी लेवल में क्या था। देखो, मेमोरी लेवल के अंदर क्या था कि हम किस चीज पे फोकस करते हैं, नॉलेज को गेन तो करते हैं, नॉलेज हम अपने अंदर रिट्राइव तो करके रखते हैं, लेकिन वो किस बेस पे करते हैं, सिर्फ क्रैमिंग के बेस पे। उसमें हमारा सिर्फ हम याद रखते हैं उसको, हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। सिर्फ इतना ही मेमोरी लेवल के अंदर हम करते हैं जो मैक्सिमम छोटे बच्चों पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उनको सब मेमोरी लेवल पे काम किया जाता है उनका। और गुड मेमोरी के करेक्टरिस्टिक्स हमने कल बताए थे, क्या होता है, रैपिडिटी होनी चाहिए आपकी लर्निंग में, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन हो, ठीक है, रैपिडिटी इन रिकॉल और सर्विसेबलनेस हो, फॉरगेटिंग इरिलेवेंट थिंग्स हो। अब एक बात बताओ, आप चलो मैं ये बताती हूँ कि आपको अगर अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना है, ठीक है, अभी भी मान लो कई बार क्या होता है कि किसी किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की नहीं होती, याद करा हुआ नहीं याद रहता, तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, सब ओके है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, ये आपकी मेमोरी की गलती है। तो आप उस मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करोगे, कैसे आप उस मेमोरी को आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाओगे, और किस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे अच्छा मैं आपको बताती हूँ कंसंट्रेशन पावर को और मेमोरी को बढ़ाने का तरीका क्या है। आप क्या करें, टाइमर लगाएं अपने मोबाइल में 10 मिनट का, 10 या 5, पहले 5 मिनट से शुरुआत करने चलो। 5 मिनट अपने अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा करें जहाँ पे शोर शराबा बहुत कम हो। ठीक है, और 5 मिनट जो भी आपका मन करे, कोई भी मंत्र, किसी भी मंत्र का उच्चारण करें। ये कोई जरूरी नहीं है आप अपनी, कभी कभार मेरा मन पता क्या करता है, मैं काली का मंत्र करती हूँ, है ना, ये मंत्र सुना होगा आपने, काली काली महाकाली, है ना, ब्रह्मा की बेटी विष्णु ने पाली, जा बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजावे थाली, है ना। तो आप जो भी आपका मंत्र मन करे वो मंत्र का आप जप करें, और पहले 5 मिनट से शुरुआत करें, फिर 10 मिनट से शुरुआत करें। अगर टाइमर कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप क्या करें, जो जपा माला आती है ना, वो जपा माला लेके उसके अकॉर्डिंग 10 मिनट तक मंत्र जप करें। आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा कि आपके मेमोरी लेवल में सच्ची में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, आपको खुद अपने आप ही फील होगा, ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कंसंट्रेशन पावर आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लो, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी एक अल्फाबेट आप डिसाइड कर लो कि आपको, मान लो आपका फेवरेट अल्फाबेट होगा, लाइक ए लगा लो, ठीक है। ए अल्फाबेट आपने क्या किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे जितने भी ए अल्फाबेट है ना, आपको ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक भी अल्फाबेट नहीं छोड़ना। ए जितने भी अल्फाबेट है सबको अंडरलाइन करते चलो, क्या करना है, सबको अंडरलाइन करो। उस तरीके से आपकी कंसंट्रेशन पावर में बहुत फर्क पड़ेगा, करके देखना, ट्राई करना, ये बहुत मैंने खुद ट्राई किया हुआ है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी मेमोरी लेवल पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, ये मेरिट्स डीमेरिट्स हमने कल कर लिए थे, अभी इतनी डिटेल में नहीं करते इनको। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीजों को हम क्या करते हैं, फिर समझने का काम करते हैं, उसके पीछे के लॉजिक के बारे में जानते हैं कि क्या लॉजिक रहा है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में भी हम समझने का काम करेंगे, मतलब जानेंगे। ठीक है, फिर कितना था, अब हम रिफ्लेक्टिव लेवल करते हैं भाई, देखो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है। Reflective level of teaching is known as the comparative level या introspective level। ये देखो क्या होता है, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल क्या होता है, जिसमें आप अपने तीनों बिहेवियर पे काम करते हो। आप कम्युनिकेशन के अंदर एक मॉडल पढ़ोगे, ये मॉडल आता है उसके अंदर, इसके अंदर इंटरेक्शन होता है, किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्शन होता है, लेकिन 3 पॉइंट्स पे होते हैं। सोशली आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, सोशल होगा, और किस किस बेस पे होगा, दो दो बेस होते हैं, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहे। ऐसे जैसे सोशल समाज के तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही हम और 2 तरीकों से इंटरेक्शन करने का काम करते हैं। एक तरीके से ये बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी वो क्या था, फिर मेरा माइंड से स्किप होगा बिल्कुल ही। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आप अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर लेते हो, आपने जो अंडरस्टैंड किया था उसका आप अप्लाई करना सीख चुके हो, आप अपनी डेली लाइफ में भी, अपने स्किल में भी आपने उसको अप्लाई करना सीख लिया जो आपने समझा था। ठीक है,
Reflection means careful thought given to something, something sometime over a long period of time. Reflective is adjective, and the reflective teaching means thinking deeply about something. रिफ्लेक्टिव का मतलब ये भी होता है कि आप किसी एक टॉपिक को बड़ी डीपली समझने की कोशिश करते हो, वहां से जो हम रिसर्च करते हैं वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आती है। ठीक है, शिक्षण के चिंतनशील स्तर को चिंतनशील स्तर या आत्मनिरीक्षण, हाँ आत्मनिरीक्षण अपने आप का, हाँ ये बात आई है। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर हम अपने आप का भी क्या करते हैं, आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं, हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, जो कि अंडरस्टैंडिंग या मेमोरी लेवल पे पॉसिबल नहीं था। फिर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल इज लेवल एट विच द डीप एंड सीरियस थॉट इज गिवन टू समथिंग। इसके अंदर हम बहुत सारे डीप एंड सीरियस थॉट आते हैं हमारे अंदर। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल कंसिडर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द टीचिंग। ये हाईएस्ट लेवल को कंसिडर किया जाता है। हम इसमें बहुत डीप, अभी मैं आपको बताऊंगी ना, जब हम फर्स्ट सेकंड पेपर से रिलेट करेंगे इसको, तब आपको समझ आएगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल में हम कितना डीप जाते हैं किसी चीज के अंदर। रिफ्लेक्टिव लेवल इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। हमारे लिए बहुत ज्यादा, इसके अंदर हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि अगर आपने रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम कर लिया तो फिर आपको वो अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल वाला काम तो बिल्कुल ही 100% हो जाएगा। A student can attain to the reflective level only after having, कोई भी रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप तभी आ पाओगे जब आप मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रॉस करोगे। बिना मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल के आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे जा ही नहीं सकते। ये अभी हम आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगे। मेरिट क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल की? देखो, रिफ्लेक्टिव लेवल ना तो टीचर सेंटर होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल एट दिस लेवल नॉट अ टीचर सेंटर और सब्जेक्ट सेंटर। ना तो ये सब्जेक्ट सेंटर होते हैं ना टीचर सेंटर होते हैं, ये लर्नर सेंटर होते हैं। इसके अंदर हम लर्नर की चलती है एज कंपैरिजन टू टीचर और सब्जेक्ट की। जो स्टूडेंट होता है वो बिजी होता है अपने इमेजिनेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे टीचर का और जो लर्नर का वो इंटरेक्शन मैक्सिमम होता है कंपैरिजन टू अदर लेवल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव level teaching involves what has been acquired at memory level teaching and understanding level teaching। इसमें वही बात बोली कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के अंदर वो सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी जो आपने मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर सीखी है। ठीक है, इसके अंदर बहुत थॉटफुल प्रोसेस है, ये यूजफुल है दोनों इन कंपैरिजन टू मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल के कंपैरिजन में। इसके अंदर स्टूडेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक है, टीचिंग एट द लेवल इज प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये साथ में इस लेवल पे टीचिंग जो होती है ना वो प्रॉब्लम सेंटर्ड भी होती है। आप सिर्फ प्रॉब्लम पे काम करते हो कि हमारे पास समस्या क्या है भाई, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, टीचर स्टूडेंट टीचर को क्रिटिसाइज भी कर सकता है, वो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों नहीं। मतलब इस तरीके से तर्क वितर्क बहुत ज्यादा चल सकते हैं इस लेवल के अंदर। At this level, teachers cannot be restricted to the curriculum, textbook and subject matter। अब देखो, इस लेवल पे ना आपका कोई भी एक करिकुलम तो हमारे ऊपर होता ही है, ये तो हम बोल सकते हैं कि आप एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हो। लेकिन अब देखो, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने इतना तो ध्यान दिया होगा कि मास्टर के स्टूडेंट में लाइक रिसर्च पेपर वगैरह लिखना आता है। तो रिसर्च पेपर के लिए जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो उसके लिए मटेरियल की कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं होती। आप मटेरियल कहीं से भी कलेक्ट करो, कहाँ से लो, ठीक है, टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट मैटर ओपनली आप रिसर्च, आप स्कॉलर से लो, रिसर्च पेपर से लो या कोई और बुक से लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। ठीक है, इस लेवल पे टीचिंग ये किसके लिए अप्रोप्रिएट होती है? हाँ जी मैम, थोड़ा सोलो बोलेंगे क्या? हाँ हाँ जी, ठीक है, आज आपने बता दिया, ठीक है, थोड़ा आराम से बोलती हूँ। देखो, इस लेवल के अंदर क्या होता है, टीचिंग कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड द सब्जेक्ट मैटर। जो आप इस लेवल के अंदर हम बात करते हैं ना, इस लेवल के अंदर टीचिंग ना आपकी किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, किसी भी टेक्स्ट बुक पे, किसी भी पाठ्यक्रम पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर आप अनलिमिटेड एरिया होता है आपके पास। अगर आपको मान लो अभी वही एग्जांपल दिया ना रिसर्च पेपर वाला, आपको रिसर्च पेपर करना है तो आप कहाँ, कितनी सारी बुक्स है आपके पास लाइब्रेरी में, कितनी सारी बुक्स आप अचीव करो। एक लाइब्रेरी जाओ, किसी और कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके आओ, किसी और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाओ, है ना। कॉलेज से आप रिसर्च पेपर, कितने सारे रिसर्च पेपर देखो, तो सब्जेक्ट में लिमिटेड होता, अनलिमिटेड होता है। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ आपको इस बुक में से करना है या इस बुक में से करना है। ठीक है, इस लेवल के अंदर क्या होता है, ये टीचिंग किसके लिए अप्रोप्रिएट होती है, हाई क्लासेस के लिए होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, रिजिड एंड डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैटर कैन बी यूज्ड।
देखो अभी आप बोलोगे ना ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ रहा है, लेकिन ये कंट्राडिक्शन ये सिर्फ हमारे समझने का फर्क है। रिजिड और डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड। अब देखो आप वही सब्जेक्ट वही चीज यूज करोगे ना, वही सब्जेक्ट मैटर यूज करोगे जिसकी एक स्ट्रक्चर डिफाइन होगी। जो सब्जेक्ट मैटर की स्ट्रक्चर वो ये तो हर लेवल पे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चों को उसी लेवल वही चीज सिखाई जाती है जहाँ पे किसी चीज का स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट होता है, रिजिड होता है। ये तो कॉमन है। मतलब पता क्या होता है आजकल ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, आजकल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी रिफ्लेक्टिव लेवल का काम होता है। ठीक है, आजकल स्कूलों में बड़ा ध्यान दिया जाता है बच्चों पे, बहुत उनको स्किल्स स्कूलों से ही सिखा दी जाती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये होता है कि आजकल हर जगह पे कम्बिनेशन चला हुआ है हर चीज का। तो इसलिए आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे तो ये बात लिखी हुई है, यहाँ पे नहीं, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन पे आपको जाना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की मतलब क्या है बस। डीमेरिट्स क्या है? वैसे तो इसकी कोई डीमेरिट नहीं है। डीमेरिट यही होगी ना, रिफ्लेक्टिव लेवल करवाते ही कब है, जब हायर क्लासेस में है। तो छोटे बच्चों को तो करवा ही नहीं सकते, ये स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए ये काम करता है। स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। ठीक है, और ये सिर्फ उनके लिए जो मेंटली मेच्योर चिल्ड्रन होते हैं, है ना। एट दिस लेवल स्टडी मटेरियल, अब इस हाँ ये भी होता है भाई, बड़ी हमें दिक्कत आती है। आप एक बात बताओ, हम जब ना पोस्ट ग्रेजुएशन में थे हम भी, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते थे जिनकी हमें बुक्स नहीं मिलती, है ना, सिलेबस नहीं मिलता, कहाँ से करें, बड़ी दिक्कत आती है। कई बार हमें ऐसा मन करता है कि हाँ कोई हमें सारे नोट्स ही दे दे इकट्ठा करके, कोई हमें सब चीज ऑर्गेनाइज करके दे दे, है ना। तो ऐसा ही होता है इस लेवल पे, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती, प्री प्लान नहीं होती, हमें खुद उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, हमें अपने नोट्स बनाने होते हैं कि इस टॉपिक को मेरे को किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, इसमें सिस्टमेटिक तरीका नहीं मिलता, ऑर्गेनाइज नॉलेज नहीं मिलती। रिसर्च पेपर करने जाते हो ना आप, तो कोई आपको ये नहीं बोलता, कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि आप पहले ये करो, ये बुक्स पढ़ लो, वो कर लो। आपको सब कुछ अपने तरीके से ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले मैं आपको रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल को थोड़ा सा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। हाँ जी, पहले तो आप बताओ कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। अभी स्लाइड ओपन है ना, तो मैं आपसे अभी एक बार पूछ लेती हूँ, फिर वीडियो ऑन करती हूँ। मैम एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा क्लियर कर देंगे रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हुआ? हाँ जी, मैं बता देती हूँ। रिफ्लेक्टिव लेवल वो होता है बस जहाँ पे आपने चीजों को अंडरस्टैंड तो कर लिया, ठीक है, अब आप उसको अप्लाई, एक पॉइंट क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल का, कि आप अपने अंदर की चीजों को भी रिफ्लेक्ट करने लगे, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो इस लेवल पे आके। ठीक है, क्या छोटे बच्चे अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाते, वो खुद से नहीं कर पाते। हम अपने आप को खुद से एनालाइज कर पाते हैं कि दीक्षा यार तेरे अंदर ना ये कमी है, ठीक है, तेरे को ये चीज इंप्रूवमेंट करनी है, और तो इस चीज पे फोकस कर। मैं अपने आप को एनालाइज कर सकती हूँ। आज मैं दिन, अगर मान लो आपका डे खराब जाता है कुछ भी दिन भर, तो रात को आप सोचते हो, है ना, ये गलत हुआ, ये तेरे को नहीं बोलना था, घर में कई बार लड़ाई हो जाती है, तब बाद में सोचते हो नहीं नहीं ये बात गलत थी, है ना, उन्होंने ऐसा नहीं बोलना था, मेरे को ये बात नहीं बोलनी थी, और ये हम इग्नोर कर सकते थे। एक तो हो गया इस लेवल पे, एक तो बात हुई कि आप अपने अंदर इस लेवल पे आने के बाद आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाते हो। दूसरा क्या होता है कि जो आपने चीजों को समझा है ना, उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। आपने किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, लाइक जैसे आपने आसनों के बारे में समझ लिया, तो अब आप आसनों को करना सीख के, है ना, आप रिफ्लेक्ट कर पाते हो। किसी भी स्किल्स का आपके अंदर आना, स्किल्स मतलब होता है किसी टेक्निक का आना। अब मान लो कोई एक इंजीनियर है, ठीक है, उसको पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसको दिखाया जाता है कि ये बल्ब ऐसे ठीक होगा, ये इलेक्ट्रिशियन का काम ऐसे ठीक होगा, और ये मशीन ऐसे ठीक होगी। फिर क्या करता है वो, उसको प्रैक्टिकली करवाया जाता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, फिर वो करना सीख जाता है। तो ओवरऑल रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपके अंदर कोई स्किल डेवलप होती है, और साथ में आप अपने अंदर की चीजों को भी क्या कर पाते हो, रिफ्लेक्ट कर पाते हो, एनालाइज कर पाते हो अपने आप को भी। तो ये अपर लेवल पे होता है। समझ आई बात? जी मैम। हाँ जी, समझ आया आप? हाँ जी, ठीक है, चलो मैं स्क्रीन पे आपको, हाँ जी मैम पूछो क्या पूछ रहे हो। हाँ जी, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल ये नहीं पढ़ेंगे हम लेवल ऑफ टीचिंग में?
हाँ हाँ पढ़ेंगे। इसके अंदर पता है क्या है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का लेवल होता है। आपको इसमें दे रखा होगा ना केवीएस मैदान के अंदर। ये मेमोरी लेवल से भी लो लेवल के अंदर आते हैं, इसलिए हम इसको इतना काउंट नहीं करते। स्टार्टिंग ही हम मेमोरी लेवल से करते हैं किसी भी चीज की। ओके मैम। हाँ जी। मैम चलो इसमें जो नेक्स्ट। मैरिट आपने बताए थे उसका लास्ट वाला बता दीजिए। देखो, रिजिड और डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैटर कैन बी यूज्ड। कैन बी यूज्ड है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आप रिजिड और डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैटर यूज कर सकते हो। अब एक बात बताओ, डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है? आप मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। अभी आप रिसर्च पेपर जब लिखोगे ना, तो आपको बुक्स बहुत सारी पब्लिश है ना, बहुत सारी बुक पब्लिश की गई है। लेकिन आपको रिसर्च पेपर में रेफरेंस सिर्फ उन्हीं बुकों का देना होता है जिनका ISBN नंबर होता है ना, जो अथेंटिक बुक्स होती है। ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी बुक के अंदर किसी ने भी कोई बात लिख दी और आपने उठा के अपने रिसर्च पेपर में उसका रेफरेंस दे दिया। तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो रिजिड होगा और डिफाइंड स्ट्रक्चर में होना जरूरी है। ठीक है। वैसे तो हम कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो वैलिड होना चाहिए एक तरीके से। ओके। जी। हाँ जी। चलो मैं आप सभी से कुछ पूछती हूँ, ठीक है? आप मेरे को जवाब देना पहले। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, फर्स्ट ईयर में कौन कौन है? सेकंड ईयर वाले बच्चे और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे मैसेज करो फटाफट। जल्दी, टाइम नहीं है, टॉपिक बहुत लंबा है अपना। फर्स्ट और सेकंड ईयर, या जो जिन्होंने सेकंड ईयर भी कर लिया, फर्स्ट सेम। ओके। फर्स्ट ईयर ओके कंप्लीट, ठीक है। थर्ड सेम, थर्ड सेम सेकंड ईयर, फोर्थ सेम कंप्लीट। हाँ जी। चलो ठीक है। हाँ जी कंप्लीट है। चलो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया ना, मैं उनसे पूछती हूँ, जिन्होंने अपनी मास्टर कंप्लीट कर ली या जो थर्ड या फोर्थ सेम में है, ठीक है? आप ये बताएं कि चक्कर क्या होते हैं, चक्रास क्या होते हैं? चक्रास मैम बॉडी की एनर्जी होती है जो पर्टिकुलर दिखाई नहीं देती है, बट वो नर्व्स के एक इकट्ठा गट्ठा होता है जिनमें से हमारे बॉडी का जो प्राण का प्रवाह है वो प्रवाहित होता है, और एनर्जी का सोर्स होता है जहाँ एनर्जी इकट्ठा हुई होती है। ओके ठीक है मनीषा जी, माइक ऑफ करें आप। कोई और मैम मैं जिन्होंने बताऊं? कंप्लीट किया? हाँ जी लक्ष्मी जी। जहाँ पर हमारी जो तीनों मेन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मिलती हैं, वहां हम्म। पर एक नॉड बनता है, तो उस स्थान को चक्र कहते हैं। ओके ठीक है। हाँ जी कोई और? हाँ जी सोनिया जी आप बताएं। जी मैम, हमारा जो ब्रेन है ना, तो उसने भी बहुत सारे काम कई जगहों पे डिवाइड करके दिए हैं अपने बॉडी में। तो हाँ जी। हर एक क्या बोल सकते हैं, जहाँ जहाँ पे चक्रास है, तो वहाँ वहाँ पे बहुत सारी नाड़ियाँ एक साथ आती है। और वहाँ पे एक पॉइंट या फिर बिंदु बोल सकते हैं कि जहाँ पे वो एक साथ आती है, और वहाँ का काम वहाँ की नाड़ियाँ या वहाँ के देख के वो ब्रेन तक वो पहुंचाती है। तो वो जहाँ जहाँ पे ऐसे 6 या 7 जगहों पे है, तो वो उनको चक्रास कहते हैं हम लोग। चलो ठीक है। हाँ जी। बेसिकली तो मैम ये एनर्जी सेंटर्स ही होते हैं। ओके। हाँ जी कोई और? हाँ जी मैम। हाँ जी आप बताओ नीता जी। चक्रा मीन्स एनर्जी पॉइंट होते हैं वो शरीर के विशिष्ट भाग में स्थित प्राण शक्ति के वो भंवरे जैसे होते हैं। और संपूर्ण शरीर की जो रचना होती है वो शरीर में जो प्राण शक्ति का वहन होता है उसका जो नियंत्रण होता है ना, वो चक्रास करते हैं।
ओके, प्राण शक्ति को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? चक्रास करते हैं। या ठीक है, चलो। हाँ जी, जितना मैंने आपको भी सुना है, मैं कितना समझ आया कि आपको चक्कर काफी हद तक समझ आए होंगे कि चक्कर होते क्या है ना, जिन्होंने भी मेरे को बताया। देखो अब यहाँ पे हम सीखते हैं अपना मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जैसे मेरे पास ये ज्ञान संहिता की बुक है, अभी फिलहाल दिखाई दे रही है आपको। इस पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहले मेमोरी लेवल पे काम करते हैं हम अपना। मेमोरी लेवल पे क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है चक्रों के बारे में। ठीक है, मैंने चक्रों के बारे में मैंने पढ़ा कि 7 मुख्य चक्कर होते हैं जो मेरुदंड के मध्य से गुजरने वाली सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। सुषुम्ना मूलाधार चक्कर से प्रारंभ होके यहाँ तक जाती है। ऐसे मैंने थ्योरी पढ़ी। थ्योरी के बाद मैंने पढ़ा कि चक्रों के बेसिक चक्कर कितने, वैसे तो चक्कर बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक चक्कर जो हमारे सिलेबस में या अभी जो फिलहाल ज्ञान संहिता में गिवन है वो 7 गिवन है ना। मैंने फिर उनको क्या किया, 7 गिवन है। मूलाधार चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर है ना, अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर और सहस्त्रा चक्कर। ठीक है, इस तरीके से मेमोरी लेवल पे हमने इसको पढ़ा और अब इन चक्रों को सीरीज वाइज हम याद करेंगे इनको। ठीक है, अब याद मैंने तो कैसे किया था, मैं तो हमेशा मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्कर में ना कंफ्यूज होती थी। एक बार आप मेरी सुने, एक बार माइक बंद करें आप। ठीक है, तो क्या था, मैं तो हमेशा ना स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्कर में हमेशा कंफ्यूज रही। मेरे को ये था कि मैं क्या कंफ्यूज होती थी कि स्वादिष्ठान चक्कर ना मेरे पेट पे है मतलब स्वादिष्ठान स्वाद से रिलेटेड है ना, स्वाद मतलब खाना, स्टमक से रिलेटेड हो गया ये। लेकिन ऐसा नहीं, फिर मैंने याद किया कि अच्छा ये स्टमक से रिलेटेड है, मतलब इसका अपोजिट कर दे, स्टमक वाला नीचे आएगा, मणिपुर वाला ऊपर आएगा। तो मैंने इस तरीके से इनको याद किया। पहले मैंने अपने किस लेवल पे काम किया, मेमोरी लेवल पे काम किया। मेमोरी लेवल पे मैंने चक्रों के बारे में पढ़ा और चक्रों की सीरीज को मैंने याद किया अपने तरीके से, रट्टा मारा। ठीक है, फिर मैंने समझने की कोशिश की कि चक्कर होते क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या निकल के आता है कि व्हाट इज द चक्कर, चक्रास है क्या। अब देखो हम जो हमारी बुकिश लैंग्वेज है योगा साइंस के अंदर, वो ना बड़ी हिंदी है उनके अंदर, बड़ी टिपिकल, मतलब टिपिकल नहीं बोल सकते, बड़ी ही गहन हिंदी उन्होंने यूज की हुई है। लेकिन अगर आप एक बात बताओ, अगर आपको यही सब चीजें समझानी पड़े कॉमर्स वाले बच्चों को, आर्ट्स वाले बच्चों को, या अपने पेरेंट्स को, या किसी और को समझाना पड़े जो योगा बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम कैसे समझाएंगे इनको। तो पहले एक बात बताओ आप, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप कोई भी चीज किसी को तब समझा पाते हो, अब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, ध्यान देना। मेमोरी लेवल पे सिर्फ हमने क्या किया, पढ़ा, याद किया, समझा नहीं, समझा नहीं, रट लिया। फिर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हैं। अब मेरा मानना ये है कि आप किसी को अच्छे से तब समझा पाओगे जब आपको खुद को समझ आया होगा। ठीक है, जब तक आपके अंदर खुद का अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं, तब तक आप किसी को नहीं समझा पाओगे। अगर समझा रहे होगे तो आप क्या कर जाओगे, अटक जाओगे वहां पे। तो क्या समझ आते हैं, चक्रास क्या होते हैं, सिर्फ एक एनर्जी का सोर्स होते हैं। अब एक बात बताओ, इतना मेरे को बताओ कि जब तक हमने एटम को नहीं डिस्कवर किया था, परमाणु को, ठीक है, जब तक हमने परमाणु को डिस्कवर नहीं किया था, तब तक तो कोई मानता नहीं था परमाणु नहीं है ना, कोई यही बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है शायद, है ना। लेकिन जैसे ही हमने उसको डिस्कवर कर लिया, उसको देखने वाले इंस्ट्रूमेंट हमने बना लिए, तो हमने परमाणु को मानना शुरू कर दिया कि परमाणु एग्जिस्ट करता है। तो आप सेम यही एग्जांपल दे सकते हो कि भाई ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर, अब मेडिकल वाले स्टूडेंट सिर्फ वो चीजों को मानते हैं जो हमारी बॉडी में वो इंस्ट्रूमेंट से देख पाते हैं, है ना। हमारी सेंसेस के अलावा, जो हमारी सेंसेस देख पाती है, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं पाते। लेकिन जैसे ही जिस दिन उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बनेंगे देखने के लिए, तो हम उनको मानने लगेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको हम देख नहीं पाते, सूक्ष्म तौर पे होती है वो, जैसे चक्रास हो गए, नाड़ीज हो गई, है ना, अपने कोश हो गए, 5 कोश हो गए अपने। तो इस तरीके से वो भी चक्कर भी ऐसे होते हैं। अब चक्कर होते क्या है, देखो आप इस तरीके से समझो कि एक ना अपने एनर्जी के बारे में, एनर्जी को चलो बाद में बताती हूँ। देखो एनर्जी होती है, इतना तो सबको पता होगा कि क्या होती है, उसको समझाने का तरीका अलग है। एनर्जी है आपके पास, एनर्जी क्या होती है, अपने आप को एक जगह कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इसी तरीके से, जैसे आप लोगों ने भी यही बताया कि हमारी बॉडी में जगह जगह पे, है ना, जैसे चक्रों की जो सिचुएशन है, वहां पे एक एनर्जी का कलेक्शन है। ठीक है, उस एनर्जी की अपनी एक शेप है, अपना एक फंक्शन है।
अब आप चक्रों की शेप देखते हो ना, हाँ जी बिल्कुल पावर हाउस, बिल्कुल पूनम जी, जैसे चक्रों की शेप देखते हो आप, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको इस फिल्टर के अंदर, जैसे आप चक्रों की शेप देखते हो, किसी की स्क्वायर है, किसी की रेक्टेंगल है ना, तो आप किस तरीके से समझो, आप अपने माइंड के अंदर ना बिल्कुल आंखें बंद करके आप समझो कि उस स्क्वायर के ऊपर ना ऐसी ऐसी लाइनें हैं, डॉट 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 से बने हुए हैं, तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी ने उस स्क्वायर की, उस रेक्टेंगल की शेप ले रखी है, ठीक है। अब क्या है, उस एनर्जी से यहाँ पे सबसे पहले एक एनर्जी का गुच्छा है, उसके बाद एक एनर्जी का गुच्छा है, फिर एक एनर्जी का गुच्छा है। ये एनर्जी का गुच्छा, चक्कर का मतलब भी क्या होता है, पहिया ना, पहिया राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे अपने अपने पहियों की अपनी अपनी शेप है, और वो पहिए जुड़े हुए हैं किससे, नाड़ियों से जुड़े हुए हैं। नाड़ियां, सूक्ष्म नाड़ियां जो हमें दिखाई नहीं दे रही, किससे जुड़े हुए हैं, वो नाड़ियों से जुड़े हुए हैं, एक चक्कर से दूसरे तीसरे पे ऐसे, ठीक है। ये हमने समझा कि चक्कर क्या बता सकते हैं हम, एनर्जी का सोर्स होते हैं जो हमने कलेक्ट किया होता है, और वो हमारे चक्कर हो गए। फिर हम समझते हैं कि देखो हमने इतना समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहला स्टेप हमने कवर किया कि चक्कर क्या होते हैं, चक्कर आज हमने समझ लिया। फिर हम बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, चक्रास ये है, चक्रा के यूज हमने पढ़ लिए, यूज हमने पढ़े हैं, अभी तक हमने अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ये बताओ अब इस चक्कर को हम जागृत कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं चक्रों को जागृत करने के लिए। मंत्रों से उनके। हाँ जी, मंत्रों से, और क्या डायरेक्ट मंत्रों से करेंगे, ध्यान। प्राणायाम करने से भी तो, प्राणायाम से, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम से भी होता है। हाँ जी, और पहले एक बात ध्यान बताओ, लगा। चलो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, चलो ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। स्वर विज्ञान भी होता है। स्वर विज्ञान, ठीक है, स्वर विज्ञान, एक स्वर का यूज हो रहा है, मंत्रों के अंदर आ जाता है वो, है ना। देखो सबसे पहले तो हमारे ऋषि मुनि, चलो ये तो बाद में बात करते हैं, जागृत कैसे कर सकते हैं, इनको करने का क्या तरीका है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन आप एक बार मेरी बात सुनो। हम मंत्रों से कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बॉडी को डायरेक्ट किसी जो योगा से रिलेटेड नहीं है, जो योगा के फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उनको अगर मैं बोलती हूँ कि आप मंत्रों का उच्चारण करें, ठीक है, और अपने जहाँ पे भी आपको, अगर आपको अपने मूलाधार चक्कर को जागृत करना है, तो आपको अपना ध्यान वहां लेके जाना है। ध्यान से मतलब क्या है कि आपको आंख बंद करके वहां पे अपनी अजम्पशंस करनी है कि ये मेरा मूलाधार, क्योंकि हमने अपने शरीर को देख रखा है ना, तो देख रखा है, हमें पता है कि मेरा यहाँ पे मूलाधार चक्कर है, तो आपको वहां पे ध्यान लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान डायरेक्ट मंत्रों से चक्रों का जागरण करता है, ठीक है, तो क्या होता है, चक्कर जागृत होंगे, लेकिन उनको जागरण होने में टाइम लगेगा, एक लंबा समय लग सकता है, ठीक है। या किसी किसी का जल्दी हो सकता है, वो उसकी पिछली साधना पे डिपेंड करेगा कि उसकी पिछली साधना कैसी थी, पिछले जन्म में क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह रहे हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है तो डायरेक्ट मंत्रों से करने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या कर सकते हैं हम उसको जागृत करने से पहले, ये अपने आप को खुद सोचो, खुद अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम कर रहे हो आप, तो आपको ये अपने माइंड के अंदर ऐसा कुछ सोचना है कि भाई कैसे आसान तरीके से मैं इस बंदे के चक्रों को जागृत कर सकता हूँ, क्या क्या तरीके मैं करूँ, किस तरीके से मैं उसको समझाऊं, ठीक है। अब आप एक तरीके से समझो कि ना एक कोई गुच्छा है, वो गुच्छा मिक्स हो रखा है, जैसे पतंग नहीं उड़ाते थे, पतंग का जो डोरा होता है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, उसको ये बोलेंगे कि आप ना एक काम करो, कुछ एक दिन के लिए यम नियम का पालन करो, ठीक है। जितने भी यम नियम, मतलब सारे नहीं पॉसिबल हो रहे, तो जितना भी आपसे जो भी लेवल पे आपको पॉसिबल है, आप पहले वो करो। अब यम नियम के पालन करने से क्या होगा, आपका एनवायरमेंट क्लीन होगा। आपको पता है ना ओरा होता है, और ओरा को कैसे देखते हैं, ये पता है आपको कैसे देखा जाता है ओरा को? वो किरलियन कुछ टेक्नोलॉजी है ना, उससे फोटो। अरे वो हाँ देखो एक बात बताओ, अब देखो बहुत से ओरा, तरीके हैं मैम। हाँ एक तो हमने ओरा को मानना है कि है, क्यों है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी ने हमें दिखा दिया है ना, तो लोग, अब दूसरे लोग, हम तो मान लेंगे, अपने ग्रंथों पे हमें ट्रस्ट है पूरा, उन्होंने लिखा है तो होगा जरूर, लेकिन दूसरे लोग बड़ी आसानी से मान सकते हैं क्योंकि हम दिखा सकते हैं कि भाई ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन ऐसी जब टेक्नोलॉजी हमारे और इंटरनल चीजों के लिए आ जाएगी, तब हम दूसरे लोग वो भी विश्वास कर लेंगे, लेकिन अभी है नहीं।
तो ऑरा को चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई भी तरीका आप अपना लो, है ना। ऐसे एनर्जी वाला कर लो अपनी, मेरे हाथ दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे एनर्जी के लिए कर लो, आंखें थोड़ा सा कम, थोड़ी सी ना क्लोज करके, थोड़ी सी ओपन करके आप कर सकते हो, बहुत सारे मैम तरीके हैं। ऑरा क्या होता है? ऑरा क्या होता है, देखो बच्चों, आप एक काम करना, ठीक है, मोमबत्ती लेना, दिया लेना, ठीक है, और दिया लेने के बाद ऐसे ना थोड़ी थोड़ी आंखें ऐसे ऐसे खोलना, देखो मैं दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे खोलना थोड़ी थोड़ी आंखें, या जिनके चश्मे लगे हुए हैं ना वो तो बड़ी आसानी से देख लेंगे, चश्मे उतार के ना उसको देखने की कोशिश करना, दिए के ऊपर जो जोत लगी हुई होती है ना, जोत को, तो आप क्या दिखाई दोगे कि जोत के चारों तरफ ना एक सर्कल बनेगा, सर्कल बना हुआ है रोशनी का, ठीक है, जो वो उसके चारों तरफ सर्कल बना हुआ है दिए के, वो क्या है, ओरा। ऐसे हमारे ह्यूमन बॉडी के आउटर एक लेयर होती है, ठीक है, वो आउटर लेयर आपने टीवियों में देखा होगा ना कई बार, कि ना ऐसे एक संत आत्मा पीछे बैठी है, संत आदमी है, और उसके पीछे से ऐसे एनर्जी निकल रही है, येलो 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 शेड में निकल रही है, किसी की व्हाइट व्हाइट शेड में, जैसे ना वो सीरियल आता था, एक मिनट, हाँ जी, तो क्या था, हमने वो देखा था ना साईं बाबा जी का जो सीरियल आता है एक, तो उसके अंदर साईं बाबा जी ना व्हाइट कलर के जैसे कपड़े डालते हैं, तो व्हाइट कलर के ऊपर ना एक बड़ी लेयर सी दिखाते हैं वो, तो ऐसे ही हमारे शरीर के बाहर भी एक लेयर होती है, ठीक है, एक एक एरिया होता है जिस एरिया के अंदर अब हमारी ना एनर्जी रहती है, ठीक है, हमारे अपनी एनर्जी, उसको हम बोलते हैं ओरा, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो हमने क्या किया, पहले हमने उसको बोला कि भाई यम नियम का पालन करने से क्या होगा, एक तो आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा, एक आपका ओरा है ना बढ़ेगा, वो अच्छा होगा, तो इसलिए आप, अब एक बात इतनी चीज से समझो ना, चक्कर कितने सूक्ष्म है, हम अपनी नाड़ियों को, जो हमारी नस नस है शरीर के अंदर, हमारे हाथ कितना सूक्ष्म समझते हैं। हाँ जी, तो हम कितना, मतलब ये कितनी चीजें सूक्ष्म लेवल पे जो हमें दिखाई भी नहीं देती, एटम के लिए तो उन्होंने फिर भी कुछ देखने के लिए निकाल लिया, एटम कितना छोटा है, तो आप ये सोचो कि ये चीज कितनी ज्यादा छोटे लेवल पे होगी, और उतने छोटे लेवल की चीज को निकालना, अब आप अपनी उंगली के अंदर ना अगर कुछ लकड़ी का कुछ चला भी जाए, तो उसको निकालने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, कितनी कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से वो जब एनर्जी है हमारे अंदर, उसको जागृत करने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ेगा, कितना टाइम उसको हिलाने के लिए। अब आप ये सोच लो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ऐसे ऐसे डॉट, ये कोई एनर्जी है, और इस पॉइंट को अपनी पोजीशन से हमें हिलाना है, हटाना है, जो चीज हमें दिखाई ही नहीं दे रही। तो पहला काम हमने क्या किया, यम नियम किया। दूसरा काम हम उसको ये बोल सकते हैं कि भाई ना आप षटकर्मा कर लें, आप अपनी बॉडी की क्लीनिंग तो करें पहले, क्योंकि हमारे पंचकोश, हमारे चक्कर, हमारी नाड़ियां, ये सब एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है, हमने उसकी इंटरनल क्लीनिंग करवा दी। फिर हम क्या बोलते हैं कि आप आसन करें। आसन करने से क्या होता है, देखो जब हम हमारे शरीर को किसी भी आसनों में रखते हैं ना, मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब एक ना वो था, क्या नाम है, वही मैंने एग्जांपल दिया कि चक्रों को एक तरीके से ऐसे समझ लो कि रस्सियों का ना गुच्छा बना हुआ है, जैसे पतंग उड़ाने वाली जो वो होती है ना डोर, उसका गुच्छा बना हुआ है। अब आसन करने से क्या होगा कि आप अपने शरीर को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गोल मोल कर रहे हो, है ना, अपने शरीर की आकृति को आप चेंज कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो उसको हिलाने की, ताकि वो हिल जाए, हल्का सा वो लूज हो जाए, उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी मूवमेंट आए, ठीक है। तो ये आपने आसनों से किया। फिर यहाँ पे हम प्राणायाम करवाएंगे उनको, आसन करवा दी, फिर हम बोलते हैं कि आप थोड़ी सी ना मेडिटेशन प्राणायाम करें। प्राणायाम से क्या होता है, देखो आप बोलते हो ना, हम, आपने नोटिस किया, आप देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम कर रहे हैं। आपने ये क्यों नहीं बोला कभी किसी को, या पूछा होगा, आपने जरूर पूछा होगा, मेरे को पता है कि भाई हमारे ग्रंथों में ये लिखा मिलता है, जब हम सांस लेंगे तो धीरे धीरे लेनी है और लंबी सांस लेनी है। उन्होंने ऐसे क्यों नहीं बोला कि भाई स्पीड से लो आप सांस, और नॉर्मल ये बोला जाता है, वो तो भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह इनकी बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल बोला जाता है कि आप धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़नी है आपको, लेकिन लंबी लेनी है। इसका क्या रीजन है, क्यों इन्होंने ऐसा बोला है? अब इसका रीजन पता क्या है? मन हाँ के जी, मैं, लिए। हाँ मन, ये तो हम अपनी लैंग्वेज में तो हम बता देंगे, योगा वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर यही चीज आपको किसी और को समझानी हो तो आप कैसे समझाओगे? आप एक काम करते हैं, हमारे पास एक व्हाइट कलर की ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी पाइप है, ठीक है, पतली सी पाइप है, ट्रांसपेरेंट सी, उसके अंदर कुछ फंसा हुआ है, ठीक है।
कई बार चीजें क्या होती है कि एकदम से आप अगर बहुत स्पीड से कुछ चीज डालते हो ना, स्पीड से हवा डालोगे, मैंने उस पाइप के अंदर फूंक मारी स्पीड से, क्या पता वो अपनी पोजीशन से ना हिल पाए। लेकिन अगर मैं मेरी फूंक को धीरे धीरे और कंटिन्यू एक लंबी लाइन तक मैं उसको अगर लगाऊंगी, हवा अगर लंबे धीरे धीरे और लंबे तरीके से लगाऊंगी तो शायद अपनी पोजीशन से हिल जाए। इसी तरीके से हम प्राणायाम के अंदर करते हैं। प्राणायाम के अंदर जब हम सांसों को लेते हैं तो सांस हमारे इंटरनल सूक्ष्म तौर पे जाती है, सूक्ष्म तौर पे जाती है तो वो हमारे जो पॉइंट, जो एनर्जी है ना, जो इकट्ठी हुई है, बिल्कुल बंधी हुई है, उसको हिलाने का काम करती है। ठीक है, वो थोड़ी सी उसमें मूवमेंट करी, कुछ आसनों ने करी है, कुछ पहले आपने अपनी एनर्जी को क्लीन कर लिया था, फिर अब वो प्राणायाम नहीं करती। फिर उसके बाद हम क्या करवाते हैं, देखो ध्यान करने से फर्क, पहले तो ध्यान कोई ना नॉर्मल लेवल पे कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता जो योगा के फील्ड में नहीं, ध्यान नहीं होता वो। हम पहले प्रत्याहार पे जाते हैं, ध्यान तो बहुत लास्ट सिचुएशन पे आता है। ध्यान तो हम वैसे बोल देते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हम पहले प्रत्याहार पे जाते हैं। हम सिर्फ अपना एक जगह टिकाने की कोशिश करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो फिर प्राणायाम के बाद हमें जाना चाहिए मंत्रों पे। अब देखो हमारे हर एक ये देखो कितनी अच्छे से उन्होंने डिस्कवरी कर रखी है ना कि हमारे अपने मंत्रों का सॉरी हमारे हर एक चक्रों का अपना मंत्र है। जैसे हमारे मूलाधार चक्र का मंत्र क्या है बताओ? लम ना, लम। लम। लम को हम कैसे साउंड करेंगे? देखो लम में ना ल छोटा है, म बड़ा है ना, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? लम लम। लम में देखो मेरा मुंह बहुत थोड़ी देर के लिए खुल रहा है, बंद हो रहा है, बंद होने के बाद जो वाइब्रेशन आ रही है ना, वो वाइब्रेशन अंदर जा रही है। इन मंत्रों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनमें साउंड बाहर, मतलब आपका मुंह खुलने से आपकी एनर्जी बाहर कम जाए और आपकी अंदर ज्यादा जाए। तो जैसे ही वो अंदर एनर्जी जाएगी तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, पहले उस गुच्छे को मैंने ना आसनों से ऐसे थोड़ा सा लूज करने की कोशिश की, लूज किया मैंने, फिर मैंने प्राणायाम से क्या किया, उसको थोड़ा सा हल्का सा अपनी पोजीशन से हिलाने की कोशिश की। फिर मैं क्या कर रही हूँ, मंत्रों से, मंत्रों के उच्चारण से क्या कर रही हूँ, वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन से हमारी पूरी बॉडी में कंपन होती है। आप कभी साउंड थेरेपी लेके देखना, साउंड थेरेपी के अंदर क्या होता है कि वाटर का भी यूज करते हैं वो। आप एक बड़े से बर्तन के अंदर ना जो उनके वो होते हैं, कंटेनर होते हैं, उनके अंदर पानी डालकर साउंड क्रिएट करते हैं और वो पूरी बॉडी में से झंझनाहट कर देगा ना, आपको झंझनाहट सी फील होती है। तो वहां से मंत्रों से वहां पे क्या हुई, वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन से उन्होंने हिलना शुरू किया और एक टाइम ऐसा हुआ कि वो जो वो इकट्ठे थे ना वो अलग हो गए। अब जैसे ही वो अलग होते हैं तो वो जो नाड़ियां उनसे जुड़ी हुई है ना, ये भी बोलते हैं कि नाड़ियों का जब जहाँ पे नाड़ियां मिलती है वहीं पे चक्कर होते हैं, है ना, ये भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हिलना शुरू किया, जैसे ही वो अपनी पोजीशन से रिलैक्स हुए, तो वो नाड़ियों के थ्रू दूसरे चक्कर पे जाते हैं, दूसरे चक्कर से कहाँ जाएंगे, तीसरे पे। ये तो हमने इसके बारे में अंडरस्टैंड किया। अब ये बताओ, चक्कर जागृत जब होता है तो क्या होता है हमारी बॉडी में? चक्कर के जागरण से हमारी बॉडी क्या करती है, जल्दी बताओ कोई भी एक। वहाँ की एनर्जी हो जाती है। हाँ जी उषा जी बोलना। Kundalini energy moves upward from the tip of the spinal cord. It goes into the हाँ जी ये Sahasrara. तो हाँ जी ये तो हमने समझ लिया कि भाई एनर्जी लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाती भेदन है। होता है, ये तो हो गया मैम। हाँ जी सिद्धियां भेदन प्राप्त होगा। होती है। हाँ जी, सिद्धियां प्राप्त होने से पहले मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। देखो हर कोई चीज ना अपने आप को क्या चाहती है कि मैं स्टेबल रहूं, कोई भी चीज अपने आप को बाहर निकालना नहीं चाहती। अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी बॉडी अभी ऐसी है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर चक्कर जागृत होते हैं ना, तो बहुत पेन होता है बॉडी के अंदर, बहुत, मतलब आप ऐसा लगा लो कि मतलब बहुत तेज से चिल्लाने की आवाजें और बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है एक तरीके से। जब मंत्र जागृत, जब आपकी कुंडलिनी जब आपके चक्कर जागरण होते हैं ना, चक्कर जागरण नीचे कुंडलिनी से ही शुरुआत होती है उसकी, ठीक है। उस दौरान आपको क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी रिएक्ट, जैसे एक बच्चे को पैदा करते टाइम ना, एक बेबी को बोर्न होते टाइम जो एक लेडी को पेन होता है, उसी तरीके का पेन इस लेवल पे होता है, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए प्रिपेयर नहीं थी। मतलब प्रिपेयर तो हमने करी है धीरे धीरे, लेकिन वो अपने आप को क्या बोलती है, अपनी बॉडी ये अपने नेचर के अंदर लाई है कि हर कोई अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। तो अपनी बॉडी भी अपने आप को ये चाहती है कि भाई मैं जैसी हूँ वैसे ही बनी रहूं,
तो जब वो एनर्जी आती है वो बहुत ज्यादा लेवल पे एनर्जी होती है, तो एकदम से जब वो एनर्जी आएगी तो आपको बहुत पेन होगा, और जैसे जैसे वो अपर आगे बढ़ती जाएगी एक टाइम पे तो होगा पेन, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको रिलैक्स भी फील होने लगेगा। फिर जो भी चक्कर आपका जागृत हो रहा है उससे रिलेटेड आपको क्या मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी। ये यहाँ पे हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ लिया, ठीक है। अब सेम चीज हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे करेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल पे हम काम करना शुरू कर देंगे, इस चीज के बारे में काम शुरू करेंगे, वर्क करेंगे हमारे चक्रों पे, ठीक है। और चक्रों पे काम करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को नोट करेंगे, लिखेंगे। अगर आपने अच्छे रिसर्च पेपर में पब्लिश कर दिया तो वो आपके बुकों के अंदर, जैसे हमारे ग्रंथों में महर्षि जी ने अपनी बुक बना रखी है, जिस चीज को हम आज फॉलो करते हैं, लोग फिर हमारी रिसर्च को फॉलो करके आगे पढ़ाया जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया था और फिर वो चीज हुई है। तो हमारे लिए योगा के अंदर इस तरीके से हमारे चक्कर काम करते हैं। इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक को ना हमें इसी तरीके से अपने तरीके से एनालाइज करना, उन्होंने लिखा है ग्रंथों में, ठीक है, बहुत अच्छा है, हम समझते हैं उन चीजों को, लेकिन आप उस चीज को किस तरीके से समझते हो, आप किस तरीके से उस चीज को समझा पाते हो, और आप उस चीज को अपनी लाइफ में कैसे ला पाते हो। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको समझना है। ऐसे ही हमारे दोष के केस ही होते हैं। हमारे दोष होते हैं ना, वात त्रिदोष होते हैं हमारे पास, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ के केस में भी ऐसे ही होता है। कोई वात को डिफाइन करेगा क्या होता है, कोई भी एक हमारे बॉडी में ये सेम लेवल पे होते हैं, कुछ एक भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमें कुछ भी बीमारी बोल सकते हैं हम, होते हैं असंतुलित हो जाए एक भी इसमें से, तो जब तक मैं ये वायु का इम्बैलेंस हो जाता है, बात होता कि हाँ जी, स्टिफनेस आ जाती है बात से। हाँ जी, देखो मैं आपको समझाती हूँ। Vata अब ये is movement, anything related to movement. Vata creates movement in the body. हाँ हाँ, और वात दोष वो होता है जो आप लोगों ने अभी बताया। देखो मैं आपको बताती हूँ। आपने हाँ जी, तेजस जी आप बताएं। आकाश एंड एयर जो तत्व होता है उसको मिलके बनाता है, तो जब वो डिसबैलेंस होता है तो इश्यूज होते हैं, और जब वो बैलेंस होता है तो उन्नति होती है। हाँ जी ठीक है। आप सभी लोग ना टेक्स्ट वाली बातें बहुत अच्छे से बता रहे हो। मैं सिर्फ आपसे सिंपल और मैं इस तरीके से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके सामने कोई दूसरा बच्चा है या कोई और स्ट्रीम का है तो आप उसको किस तरीके से समझाओगे उसको। ये तो हमने अपनी बुकों में पढ़ा है, हमने वो याद किया है। अब आपसे मैंने बात पूछा तो आपने अपनी मेमोरी लेवल पे काम किया, और मेमोरी लेवल पे हाँ हमने बात के बारे में ये बात पढ़ी थी, तो आपने मेरे को फटाफट बता दिया। उस अंडरस्टैंडिंग लेवल की काम कर रही हूँ मैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप इस चीज को किस तरीके से समझते हो, किस तरीके से समझाने का काम करोगे। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, देखो ये बोलते हैं कि वात से 80 प्रकार के, पित्त से 40, कफ से 20 प्रकार के ऐसे रोग होते हैं। वात से सबसे ज्यादा बोला जाता है। अब वात क्या होता है, जैसे आपको पता है ना, वायु है ना, वायु होती है। वायु को एक तरीके से कोरिलेट करके बोल दिया जाता है कि वात है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप इस तरीके से समझो कि वात दोष क्या होता है। अब आप वही एग्जांपल देती हूँ मैं। एक पाइप आपके पास, ठीक है, व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट पाइप है, पतली सी पाइप है, ठीक है, जिसके अंदर आपने पानी डाला है। एक टूटी से पानी आ रहा है। कई बार क्या होता है, पानी के साथ ना एयर आ जाती है, ठीक है। एयर आ गई तो उस पाइप के अंदर क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, हाँ या ना? हाँ है ना, बनते हैं ना। किसी ने अगर किसी का घर, जब आपने अपने घर बनते हुए देखा होगा, मिस्त्री जो होते हैं ना घर बनाने वाले, वो क्या करते हैं, पाइप लेते हैं और उस पाइप के अंदर जब वो पानी डालते हैं ना तो उस पानी को पहले थोड़ा सा निकालते हैं ताकि इसके अंदर की एयर है ना जो बाहर चली जाए। लेकिन अगर उसको ना निकाले तो उस पानी के अंदर क्या होगी, एयर आ गई। इसी तरीके से आप अपनी नाड़ियों को समझो। नाड़ियां आपकी क्या है, पाइप, ठीक है। नाड़ियों के अंदर जो फ्लो हो रहा है, ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर अगर ब्लड, ये दोष की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल सिचुएशन में मैं आपको बात दोष समझा रही हूँ। अगर ब्लड के अंदर एयर आ जाए, ब्लड के अंदर क्या आ गई, एयर आ गई, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक बबल क्रिएट हो जाता है। अब जब वो बबल ट्रेवल करता है, ठीक है, तो जब जब ट्रेवल करेगा तो उस पार्ट पे ब्लड की जगह वो एयर ट्रेवल कर रही है उस पॉइंट पे। आप ऐसे समझ, ब्लड की लेयर है लेकिन उसमें कुछ जगह पे क्या है, बबल्स, ठीक है। तो उस बबल्स, जहां जहां पे वो बबल्स होंगे वहां पे ब्लड की कमी होगी और वहां से हमारे दोष होंगे। लेकिन जब ये बबल्स भी इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे, जब वो बबल कलेक्ट हो गए, अब वो कलेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि वहां पे गांठें बननी शुरू हो जाएंगी आपकी बॉडी में, है ना। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो कि वात दोष क्या होता है।
और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो इसलिए ये वात दोष सबसे ज्यादा रोग बोले जाते हैं। पित्त और कफ का तो फिर भी एक लिमिटेड एरिया है, लेकिन वात का क्या है, पूरी एयर का क्या है, हमारी पूरी बॉडी से रिलेट करती है ना वो। तो इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है, और कई बार क्या होता है कि जैसे हमें हिचकियां भी आ जाती है ना, तो कई बार क्या होता है एयर हमारे अंदर आ जाती है। तो वो जब एयर हमारी ब्लड से मिक्स हो जाती है तो वहां पे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। बबल्स जब कलेक्ट हो जाते हैं तो वहां पे जहां जिस भी जगह पे बबल्स वो कलेक्ट हो गए, ठीक है, ड्रॉप वो कलेक्ट हो जाती है, तो वहां पे हमारे क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। अब इन दोषों को दूर करने के लिए हम क्या, अब आप इस तरीके से इनको समझने की कोशिश करो। अब दूर कैसे करेंगे इनको? बात के लिए क्या बोला जाता है कि आप क्या करें, गर्म चीज खाएं, ठीक है। आपको क्या बोला जाता है, हम ये भी बोलते हैं कि प्राणायाम करें। प्राणायाम से क्या होगा, जो आपके वो जो अटकी हुई चीज है ना, जो इकट्ठी हुई है, गांठ जो बनी हुई है, जो बबल्स इकट्ठे है, आप एयर के थ्रू, आप सांस एयर का एयर से ही इलाज कर रहे हो, आप वात का वात से इलाज कर रहे हो। आप प्राणायाम से धीरे धीरे धीमी धीमी सांस ले रहे हो और उसको अपनी पोजीशन से हिलाने की कोशिश कर रहे हो और उसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। एक टाइम पे पानी भी ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है ना, एयर भी ब्लड के साथ मिक्स हो सकती है अगर हम उसको करने की कोशिश करें तो। ऐसे ही हम प्राणायाम से करते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि हम अपने लेवल पे वात पित्त कफ या कोई भी समाधि का टॉपिक हो गया, आपको समाधि किसी तरीके से आप समझाओगे किसी को कि आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है। हम देखो ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ना क्या होता है, हर बॉडी के अंदर ना एक परमात्मा का अंश होता है। हम बोलते हैं लिविंग नॉन लिविंग बीइंग के अंदर परमात्मा नहीं समझते तो उनको एनर्जी समझा दो, एनर्जी बोल दो कि तुम परमात्मा में विश्वास नहीं रखते ना, तो एनर्जी में तो बिलीव करते होगे। ये बोल दो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हर किसी बोले कि हमारी बॉडी के अंदर परमात्मा का अंश है, लेकिन वो अंश अभी सोया हुआ है। हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, आफ्टर अ स्टेप वो जो अंश है ना वो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद, जैसे आपने टीवीओ में देखा है शेरा वाली माता एक नॉर्मल लड़की होती है सीरियल के अंदर, एक नॉर्मल लड़की के अंदर ना एकदम से शेरा वाली माता आ जाती है ना, उसके चार धाम के उसके अंदर ना बिल्कुल देवी का रूप आ जाता है, देवी के उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ होता है समाधि पोजीशन के अंदर। क्या होता है कि जो आपके अंदर वो परमात्मा का अंश है, आप कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद वो परमात्मा का अंश एक्टिव हो जाता है और आपको उस परमात्मा जैसे कुछ एक क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है, कुछ एक सिद्धियां आपके अंदर आ जाती है। तो जो हमारी आत्मा, आत्मा का मिलन किससे हुआ, परमात्मा, जो हमारे आत्मा भी हमारे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर है, जब उन दोनों का मिलन हो जाता है तो हमारे अंदर क्या आती है, हम बोलते हैं कि हम समाधि की सिचुएशन पे आए। तो हमें कुछ इस तरीके से हमने मेमोरी लेवल पे पहले याद किया, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम किया, फिर हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम करते हैं। इस तरीके से हम इन चीजों को सीखते हैं। हमें अपना जो पेपर सेकंड है वो भी बोरिंग नहीं करना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, बड़े आसान तरीके से समझने की कोशिश करनी है, तो हम अपने फील्ड के अंदर कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। हमें भी तो अपने बुकों के अंदर नाम देना है कि आगे आने वाली जनरेशन बोले कि भाई हाँ उषा जी ने ये डिस्कवर किया था, आप ये पढ़ो, है ना, मुकुल जी ने ये बताया था, बीनू जी ने ये बताया था, पुष्पा जी ने ये बताया था। तो इस तरीके से हमें काम करना है, इस तरीके से हमारे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल काम करता है। आपको समझ आया क्या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको? मैसेज करके बताएं या बोल के बताएं? यस मैम। मैम जैसे ऑरा होता है हमारा, हाँ जी, हाँ जी पूनम जी। जब हमने पढ़ाई की कि अपने बॉडी के बाजू में कुछ लेयर तक ऑरा होता है, फिर हमको समझा कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। फिर थर्ड लेवल में रिफ्लेक्टिव पे, तब देखो कोई एक निगेटिव इंसान हमारे सामने आ जाता है, थोड़ा हमारे नजदीक आए, तो हम खुद ही ऑटोमेटिक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारा एक पैर पीछे हो जाता है, हम खुद ही पीछे पैर भी, तो वो पैर भी पीछे हो जाता है। समझने लगा कि ये ऑरा ऐसा होता है, और फिर धीरे धीरे हमें वो हर एक इंसान का ऑरा समझने भी लगता है कि ये इंसान कैसा है, तो वो हो गया हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही रिफ्लेक्टिव लेवल। अब कई बार पता क्या होता है, हमें किसी पर्सन के साथ अच्छी वाइब्स ही नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? ओरे की वजह से। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें रहना बड़ा पसंद आता है, हमारे जो गुरु जी होंगे, है ना, हमारे जैसे गुरु जी थे, हमें उनके साथ बड़ी मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। उनके साथ चाहे पूरा दिन बिठा के रखो हमें, चाहे कुछ मत करो, लेकिन एक जो उनके पास जाने के बाद जो एक शांति मिलती थी ना, वो बहुत ही अलग थी। एक रिलैक्स, बंदा रिलैक्स हो जाता था। तो ऐसे ही हमारा ओरा, और ये भी है, ओरा क्लीनिंग से आप बहुत सारी डिजीज भी ठीक कर सकते हो भाई अपनी। ये अपने आप मास्टर्स में टीचर्स को बोलना, तुम्हें बता ही दिया होगा कैसे ओरा क्लीन करते हैं, कैसे डिजीज को क्लियर किया जाता है। अगर आपके सिर में दर्द है तो आपको किस तरीके से अपना ओरा क्लीन करना है। ये सब चीजें बहुत टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन जिनको हमें बस
को अपने आप को क्वेश्चन करना है, हमें हर एक चीज पे क्वेश्चन उठाना है, चाहे वो क्वेश्चन हमारा गलती क्यों ना हो, ठीक है, या कुछ गलत नहीं होता, बस हमें हमारे लेवल पे होता है वो, हम जिस लेवल पे हम वैसा ही क्वेश्चन पुट आउट करेंगे। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, तो आप उस पर क्यों का जरूर लगाओ कि क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों बोला गया है, हमारे ग्रंथों में ये बात क्यों लिखी हुई है, ऐसा भी तो हो सकता है। कई बार बोलते हैं कि आप ना कुरकुरे चिप्स खाते हो, नहीं सॉरी योग के स्टूडेंट है, नहीं फिर भी कभी कभार तो खाए होंगे ना, कभी कभार हम खा लेते हैं करारी चीजें, कुरकुरे चिप्स छोड़ो, पापड़ जो करारे करारे होते हैं, जिनके खाने से ना आवाज आती है ना। तो जब दो लोग बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, लेकिन आप जब क्या खा रहे हो, किसी कुरकुरे या किसी पापड़ को, किसी करारी चीज को जब आप खा रहे हो, तो आप जब वो बंदा बोल रहा है ना, जब आप खा रहे हो, तो आपको उसकी आवाज ना समझ, उसकी बात समझ नहीं आती, उसने क्या बोल दिया, फिर आप उसको ये बोलते हो कि भाई आप बताना आपने क्या बोला है, दोबारा बोलना। क्यों नहीं समझ आई आपको वो बात? क्योंकि जिस टाइम आप खा रहे थे ना, जिस टाइम आपके अंदर जो आवाज उठ रही थी, वो आवाज ने आपको उसी दायरे के अंदर रखा, उस आवाज ने आपको डिस्टर्ब करके रखा, ठीक है। जैसे ही वो आवाज शांत हुई, तो आपने उसकी बात समझी। ऐसे ही होता है ना, घर में घड़ी लगी हुई है, सुबह दिन में तो आपको ना जो डे टाइम होता है, उसमें घड़ी की टक 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 की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन जैसे ही रात होती है, जब शांत होता है, तो आपको टक 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 की आवाज सुनाई देती है। तो ऐसे ही जब तक इन्हीं प्रोसेस से, इन्हीं स्टेप को फॉलो करके हमारे अंदर वो शांति आ जाती है। अगर आपके बाहर तूफान है ना, तूफान आया हुआ है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन आप अगर अंदर से शांत हो, तो आप अगले बंदे के विचारों को पढ़ पाओगे कि ये बंदा क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। लेकिन ये सब चीजें आती है एक स्टेप फॉलो करने के बाद, एक लेवल फॉलो करने के बाद। डायरेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे आप डायरेक्ट मंत्रों का उच्चारण करो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप एक स्टेप को फॉलो करोगे, तो वो कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को सीख पाओगे। तो आपको समझ आया कि किस तरीके से आपको मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम करना है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, बस इस तरीके से आपको काम करना है। ये तो मेरा आज का क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला कि भाई मेरे को लगता है कि शायद आपको ये बात, वैसे तो बहुत लोगों को पता है, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप एग्जैक्टली ना ग्रंथों की डेफिनेशन तो आप इंटरव्यू के लिए रखें, ठीक है। जब आप कहीं इंटरव्यू वगैरह दोगे ना या पेपरों में, तब आप बिल्कुल एग्जैक्टली उनको वो चीजें बताएं। लेकिन जब आप किसी को समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, या आप किसी और को भी वैसे नॉर्मल बता रहे हो, तो आप उसको ये एनालाइज करके बताओ कि हम इस चीज को कैसे समझे, आसान से आसान तरीका क्या हो सकता है इस चीज को समझने का, एक्यूरेट हम अपनी नॉर्मल लाइफ से इजी कैसे कर सकते हैं। आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें, और हर चीज के ऊपर क्यों जरूर लगाएं, वाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। चलो फिर, तो आज की क्लास अब करें यहाँ पे। हाँ जी बोलो अरुणा जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे मेमोरी है, इसका मतलब है कि ऊपरी तौर से आपने किसी को रीड किया, या ये अंडरस्टैंडिंग में हाँ, आपने उसका चिंतन मनन किया, हाँ समझा, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ जी, रिफ्लेक्टिव में आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिकली उसको देखा। ऐसे एक एक वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल यही है, एग्जैक्टली यही है शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल। ओके मैम।